अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अकील अहमद, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आज मैं आपके सामने जो है एडवांस अकाउंटिंग 2020 का एग्ज़ाम था, जिसका पेपर हुआ था एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2020 वह दैट हेल्ड हुआ था इन 2021 में, जो प्राइवेट एंड रेगुलर दोनों स्टूडेंट ने एक साथ दिया था। 100 नंबर का ये पर्चा था, 3 घंटे का इसका टाइम था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ये पेपर हुआ था। बीकॉम पार्ट 2 का एडवांस अकाउंटिंग का ये पेपर कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर 5 सवाल करने होते हैं आपने। हर सवाल के मार्क्स यानी 20-20 नंबर होते हैं और करने होते हैं। तो मैं आज इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ थियोरेटिकल थोड़ा सा लेक्चर दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन इस सवाल का ये मेरे सामने नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी अकाउंटिंग यानी एब्जॉर्प्शन का नज़र आ रहा है। मैं इस एब्जॉर्प्शन सवाल को जो रिकॉर्ड करूँगा लेक्चर्स सर अकील एजुकेशन चैनल पे, जो मैंने आपको लिंक पहले लिख के दिया है कि इस चैनल पे मैं करूँगा तमाम कॉमर्स के मज़ामीन। ये चैनल चूँकि मेरा इंग्लिश एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन का था, इसका मैं वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा कॉमर्स के ज़्यादा लेक्चर दे के। इसमें सिर्फ इंग्लिश ही, ग्रामर वगैरह, वोकेबलरी वगैरह यही चलाऊँगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि आप लोग आज पेपर देने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कम्युनिकेशन का, उसके बाद हो सकता है उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स एडवांस अकाउंटिंग जो 11 तारीख को पेपर है उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस चैनल के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि मैं एडवांस अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ सर अकील एजुकेशन चैनल के ऊपर, वहाँ आप डालता हूँ। यहाँ मैं आपको सवाल पहले एक पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा, पहले मैं बता दूँ, ये लिखा है कंपनी अकाउंटिंग और डैश दे के लिखा है एब्जॉर्प्शन। कंपनी अकाउंटिंग बहुत सारी होती है। मैं आपको तो कंपनी अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो है एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग भी होती है, उसके अंदर अमलगमेशन अकाउंटिंग भी होती है, उसके अंदर कैपिटल रिडक्शन अकाउंटिंग भी होती है, उसके अंदर जो है रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग भी होती है, उसके अंदर जो है रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है। रिकन्स्ट्रक्शन का ही दूसरा नाम रीऑर्गेनाइजेशन होता है। उस कंपनी अकाउंटिंग के अंदर ही कंसोलिडेशन अकाउंटिंग भी होती है। तो लिहाजा कंपनी अकाउंटिंग के अंदर जो हमारे पास टॉपिक है ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन एक छोटा सा टॉपिक है जो बआसानी से आप 15 से 20 मिनट में एग्ज़ाम में इसका सवाल हल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये आपको एक सवाल देता है। सवाल में कहता है 2 कंपनियों के नाम देता है, एक कंपनी की आपके सामने पूरी बैलेंस शीट देता है। सवाल के अंदर बताता है कि जिस कंपनी की बैलेंस शीट देता है वो कंपनी को बेचा जा रहा होता है, वो कंपनी कमज़ोर सत्ता पे होती है, और दूसरी कंपनी जिसका नाम आता है वो कंपनी उस कंपनी को जिसकी बैलेंस शीट दी गई है परचेज कर रही होती है। परचेज करने के 2 तरीके बताए गए हैं, या तो उसी बुक वैल्यू के ऊपर परचेज कर लेगी, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट के ऊपर लिखी है उसी सेम वैल्यू पे परचेजिंग कंपनी जो है ख़रीद लेगी इस सेलिंग कंपनी को। ठीक है, या दूसरा ये कि दोनों मिलकर उस कंपनी की एक नई वैल्यू, वो नई वैल्यू ऑफ़र करेगी। परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के जितने भी असेट्स हैं उनकी नई वैल्यू ऑफ़र करेगी, बताएगी कि हम आपके पास अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है बुक वैल्यू के अंदर 60,000 का, लेकिन हम आपको जो है ख़रीदते हैं इसको कितने का, 40,000 का। आपका अलाउंस और बैड डेट्स 20,000 का लिखा है, तो हम इस अलाउंस और बैड डेट्स को एज इट इज़ रख ले लेते हैं अपनी कंपनी में। वो ये कह सकती है कि आपके पास मर्चेंडाइज़ 20,000 रुपये की है, लेकिन हम उसको 30,000 रुपये की ख़रीद लेते हैं, उसकी वैल्यू 30 लगा देते हैं। इसी तरह आपके पास इक्विपमेंट जो है 60,000 का है, तो हम इसकी वैल्यू 1 लाख लगा देते हैं। तो डिफरेंट वैल्यू होती है, वैल्यू होती है। ऐसे सूरत हाल को बोलते हैं परचेजिंग जो हो रही है कंपनी, वो नेट मेथड होता है, नेट एसेट्स वैल्यू पे लेती है, जबकि अगर सेम वैल्यू पे लेती है बैलेंस शीट की तो उसको बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये नेट वैल्यू, सवाल बताएगा कि बुक वैल्यू पे ली है या नेट वैल्यू पे ली। नेट वैल्यू पे ली गई तो वो नई वैल्यू दी जाएगी कि ये आपका अकाउंट रिसीवेबल इतने का है, आपका जो है अलाउंस ऑफ बैड इतने का होगा, आपका जो है मर्चेंडाइज इतने की होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इतने की होगी, इतने का इक्विपमेंट होगा, इतने का फर्नीचर होगा, और जो लाइबिलिटीज़ कंपनी होगी वो एज्यूम का लफ्ज़ आएगा, एज्यूम कर रही है कंपनी, परचेजिंग कंपनी, और बाकी चीज़ें जो है आपको सेटल कर लेंगे। और फिर बताएगी इसके बदल में हम आपको ख़रीदने के बदल में क्या देंगे, वो जो पेमेंट करेंगे आपको उसको बोलते हैं परचेज़ कंसिडरेशन। परचेज़ कंसिडरेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन के सवाल को हल करने में। अगर आपने परचेज़ कंसिडरेशन सही कैलकुलेट कर लिया तो आपने समझ लिया आधा सवाल हल कर लिया। बाकी आधा सवाल तो रटी हुई एंट्रियाँ हैं, वो एंट्रियों को रट लेते हैं लोग, 2-3 सवाल हल करने बाद एंट्रियाँ याद हो जाती हैं, वो करना मुश्किल नहीं होती। ठीक है, अब मैं सवाल पढ़ता हूँ जो आपको नज़र आ रहा है, ताकि फिर मैं इसका सॉल्यूशन वहाँ करूँगा। सवाल नज़र आए देखें।
सवाल है ऑन जनवरी 1 2010, जनवरी की पहली तारीख है, 2010 का साल है, गुल अहमद कंपनी को ख़रीद लिया है। एब्जॉर्ब यानी जम हो गई है किसके अंदर, बाई अली ब्रदर्स, यानी अली ब्रदर परचेजिंग कंपनी है, गुल अहमद जो है सेलिंग कंपनी है। यही कहते हैं गुल अहमद जो है एब्जॉर्ब BED एब्जॉर्ब कंपनी है, और अली ब्रदर जो है एब्जॉर्बिंग कंपनी है। एब्जॉर्बिंग परचेजिंग कंपनी होती है, एब्जॉर्ब कंपनी सेलिंग कंपनी होती है। तो गुल अहमद जो है जम हो गई है अली ब्रदर में, यानी अली ब्रदर ने अपने में जम कर लिया, इसके तमाम असेट, इसकी तमाम लाइबिलिटी जो है एज्यूम करी है, अपने में जम कर ली है इसे। ऑन दी फॉलोइंग टर्म, इस मुआहदे के तहत जो नीचे दिया जा रहा है, नीचे कंडीशन दी जा रही है। नंबर 1 मुआहदे नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है, ऑल दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू बी टेकन ओवर बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू। इसमें बता दिया है कि बैलेंस शीट पे जो वैल्यू की असेट लिखे हुए हैं, लाइबिलिटीज़ लिखी है, तो अली ब्रदर उसको एज इट इज़ ले रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, उसी वैल्यू पे वो आपका बिजनेस खरीद रही है। इस ऐसी सूरत को बोलते हैं बुक वैल्यू, जो मैंने बताई थी। तो ये सवाल में बुक वैल्यू पे ख़रीद ली आपकी है, ठीक है। पहली कंडीशन में कि बिज़नेस बिक गया, जो हमारी जितनी मालियत के हमारे असेट्स हैं पूरी की पूरी मालियत पर ले लिए, और जितनी की हमारी लाइबिलिटीज़ है पूरी उसने एज्यूम कर ली है, ये कंडीशन हो गई। दूसरी बात कहते हैं 1 न्यू शेयर ऑफ ₹20 ईच फॉर एवरी 2 शेयर हैड टू बी इशूड टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी हमारी कौन सी है यहाँ पे, गुल अहमद कंपनी, इसको बोलते हैं ओल्ड कंपनी। और जो परचेजिंग कंपनी कौन है, वो अली ब्रदर्स है। अली ब्रदर कह रहा है कि गुल अहमद कंपनी में जो शेयर होल्डर्स शेयर रखते हैं, गुल अहमद कंपनी के हर 2 शेयर के बदल में हम आपको अपनी कंपनी में, अली ब्रदर की कंपनी में 1 शेयर देंगे। अली ब्रदर की कंपनी में वो शेयर 20 रुपये का है, ठीक है। कितने का है, 20 रुपये का है। गुल अहमद कंपनी जो बिक रही है, इसके 2 शेयर्स की जगह पे अली ब्रदर अपना 1 शेयर देगा, ये कंडीशन है ये। 1 न्यू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फॉर एवरी 2 शेयर हैड टू बी इशूड टू दी ऑर्डिनरी, ये कौन से शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की बात कर रहा है, होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी। फिर कहते हैं 4 न्यू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फॉर एवरी शेयर हेल्ड, कह रहा है कि हेल्ड टू बी इशूड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। कह रहा है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं पुराने, यानी गुल अहमद कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1 शेयर के बदल में अली ब्रदर अपने कंपनी के उनको 4 शेयर देगा। अली ब्रदर अपनी कंपनी के उनको कितने इशू करेगा, 4 शेयर देगा। इनके 1 शेयर होल्डर को 4 शेयर मिलेंगे, एक कंडीशन ये है। ये क्या है, सब परचेज कंसिडरेशन की है, पेमेंट करने का तरीका बताया जा रहा है, इन सबको हम ऐड वगैरह करेंगे। अगली कंडीशन है क्या, अगली कंडीशन है जी, द डिबेंचर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी, यानी गुल अहमद कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर हैं, आर टू बी इशूड, उनको दिया जाएगा न्यू 6%, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, न्यू 6% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कह रहा है 5% मज़ीद उनको हम प्रीमियम भी देंगे। कह रहा है जो आपकी गुल अहमद कंपनी के जो यहाँ पे देखें सवाल में नज़र आएंगे, ये हैं 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट ₹100 ईच का है। इनका एक तो हम अपनी कंपनी में रेट बढ़ा रहे हैं, 6% कर देंगे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस कंपनी में 5% इनको हर सूद मिल रहा है, तो हमारी कंपनी में ये हो जाएंगे 6% के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बता रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स ऑफ दी ओल्ड कंपनी आर टू बी इशूड न्यू 6, उनको ले लेते हैं हम 6% पे, एज इट इज उठा लिया है और बस उनका रेट बढ़ा दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये था टर्म आपका परचेज कंसिडरेशन का एक एग्रीमेंट, जिससे हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके बाद आपको ये बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट ऑफ गुल अहमद कंपनी वाज एज अंडर, ये आपकी लेफ़्ट साइड पे है, ये टी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ से टी अकाउंट बनाते हैं हम, ये अपने लाइन का टी अकाउंट बनाया, टी बनाया। इसकी लेफ़्ट साइड पे इक्विटीज़ के अंदर आपकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों शामिल होते हैं, और असेट्स के अंदर सिर्फ असेट्स ही शामिल होते हैं।
तो इस कंपनी के जो पहले इक्विटी साइड में अथोराइज कैपिटल यानी कंपनी का मंजूर शुदा सरमाया कितना है, ठीक है। मंजूर शुदा सरमाया के अंदर ही कंपनी काम कर सकती है, उससे ऊपर ज़्यादा शेयर होल्डरों से पैसा नहीं ले सकती है। इसको बोलते हैं अथोराइज कैपिटल। जब इसकी पहले ऊपर हेडिंग डाली है, अभी बता रहे हैं कंपनी के पास अथोराइज कैपिटल के 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, यानी 25,000 से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती कंपनी, ज़्यादा इशू कर सकती है 25,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो अगर इसको 10 रुपये से 25,000 शेयर को ज़रा दे दो, 2,50,000 शेयर ये अमाउंट बन सकता है, यानी कंपनी का जो कैपिटल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2,50,000 हो सकता है ऑर्डिनरी शेयर की होल्डर की शक्ल में। और दूसरे शेयर कौन से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की शक्ल में 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 शेयर्स हैं कंपनी के अथोराइज मंजूर हैं ये। और ये कितने % इंटरेस्ट वाले हैं, 5% इंटरेस्ट वाले शेयर्स हैं ये। एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, जब हम 100 से 5,000 कहते हैं उसका अमाउंट बन जाता है 5 लाख रुपये। हमें इनको टोटल में शामिल नहीं करते, ये 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स का और ये 5 लाख, ये दोनों अलग सेपरेट होते हैं क्योंकि अथोराइज कैपिटल होता है, ये बस इसी के दायरे में रहते हैं। इसको हमारी कैलकुलेशन के अंदर टोटल नहीं करते, अलग अलग बस डबल लाइन लगा के छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू होती है पेड अप कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से आपने ये 25,000 तक की आपकी लिमिट है, आपने कितना 10,000 शेयर इशू कर दिए हैं 10 रुपये के हिसाब से। 1 लाख का इस वक्त आपका शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 1 लाख रुपये का। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसकी लिमिट 5,000 शेयर होल्डर है, उसमें से सिर्फ आपने 1,000 शेयर इशू करे हैं 5% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये हो गए। ये आपका शेयर कैपिटल बन गया दोनों का। फिर ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई 5% डिबेंचर पेबल 20,000 रुपये की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो कि अनसिक्योर होती है, परसेंटेज ले रहे हैं ये। सिक्योर लायबिलिटीज अलग होती है जो असेट्स के साथ सिक्योर की जाती है, वो हम जब नए टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे सिक्योर लायबिलिटीज क्या होती है, अनसिक्योर लायबिलिटीज क्या होती है। ये करंट लायबिलिटीज है, अकाउंट्स पेबल है 12,000 रुपये का। इस तरह इन दो फिगर को छोड़ के 1 लाख को और 5 लाख को छोड़ के, ये 5 लाख को और 2,50,000 की फिगर को छोड़ के यहाँ से टोटल क्या 1 लाख 1 लाख का टोटल ये 1 लाख, ये 2 लाख हो गए। 20,000 रुपये के आपके डिबेंचर पेबल हो गए 2,20,000 और 12,000 रुपये की आपके अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटीज हो गई। इस तरह ये 2,32,000 रुपये की इक्विटी साइड हो गई। इसी तरीके से आपकी असेट साइड है, कैश आपके पास पड़ा है कितने का 12,000 रुपये का है। अकाउंट्स पेबल आपकी इस कंपनी में 20,000 की पड़ी है। बिल्डिंग इनके पास कितनी है 1 लाख रुपये की है। ज़मीन कितने की है 50,000 रुपये की है। लैंड प्रॉफिट एंड लॉस 52। अगर जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका असेट साइड में शो किया जाएगा उसको लॉस शो करते हैं, वो लॉस होता है, ठीक है ना, उसको हमेशा लॉस। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर इक्विटी साइड में लिखा होगा तो प्रॉफिट कहलाएगा, अगर एसेट साइड में लिखा होगा तो वो लॉस कहलाएगा, ठीक है। ये सवाल आपको मैं यहाँ सिर्फ सवाल पढ़ के बता रहा हूँ, सॉल्व वहाँ करूँगा। रिक्वायर्ड में आपसे कहा गया कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले कहा गया कि आप इसका परचेज कंसिडरेशन मालूम करें, कितने की पेमेंट हो रही है कंपनी को। जो अली ब्रदर कितने की पेमेंट करेगा वो आपको टर्म एंड कंडीशन में, तो एग्रीमेंट अभी पढ़ा था हमने, उससे बनेगा ये। दूसरा रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज टू क्लोज दी बुक्स ऑफ गुल अहमद। कंपनी को क्लोज करने के लिए चूँकि अभी बिक गई है तो इसका वजूद ख़त्म हो गया, इसके तमाम असेट्स लाइबिलिटीज़ ऑनर इक्विटीज़ वगैरह जितनी भी हैं कैपिटल सबको क्लोज कर जाएगा। ज़ीरो बैलेंस करना है, वो क्लोजिंग एंट्री, वो जो क्लोजिंग करनी है वो एंट्रियाँ आपने सिर्फ बनाने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, तो आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा एडवांस अकाउंटिंग का, जो कि मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व करूँगा मैं वहाँ पे अपने सर अकील एजुकेशन चैनल के ऊपर। वहाँ अकाउंटिंग भी सॉल्व करूँगा, मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगा, मार्केटिंग के भी करूँगा। जो पेपर जैसे आता जाएगा मैं उसके सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे इस चैनल को सर अकील एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। और आज जो लोग अपना कम्युनिकेशन पेपर देने जा रहे हैं इंशाल्लाह ज़्यादा आसान पेपर आएगा, कर सकेंगे। थोड़ा सा घबराना नहीं, पेपर को ज़रा अच्छी तरह पढ़ना और आपके आंसर उन्हीं में से मिल जाएंगे जो आपने अब तक पढ़ा है, सीखा है। इतना मुश्किल नहीं है वही चीज़, सिर्फ लैंग्वेज तब्दील होती है, थोड़े से जुमलों को, सेंटेंस को तब्दील करते हैं, लेकिन बात सारी वही होती है जो पहले आप पढ़ चुके होते हैं। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैनल पे तो हम सिर्फ इंग्लिश और कम्युनिकेशन ही पढ़ाएंगे बस। शुक्रिया।